हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पर साइंस के टॉपिक कर रहे थे और ऑलरेडी हमने 5 से 7 टॉपिक कर लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आपको यहाँ पे सामने शो हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त। देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? ब्लड यानी कि रक्त। अब हम आज रक्त के बारे में जो भी आपके इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। जो आपके एसएससी के लिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, अग्निवीर का एग्ज़ाम हो गया और स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिनमें साइंस पूछी जाती है, उसके बारे में हम उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपका सबसे पहले ब्लड में क्या क्वेश्चन बनता है? ब्लड में क्वेश्चन बनता है कि ब्लड क्या है। तो आपसे पूछेगा कि ब्लड क्या है। ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। टिश्यू यानी कि उत्तक। ब्लड एक क्या है? उत्तक है। और ये कैसा उत्तक है? आपने देखा होगा जो ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? मतलब कि मूव कर रहा है ना। ब्लड कहाँ से? हार्ट से अपनी बॉडी की ओर मूव कर रहा है। तो ब्लड किस अवस्था में है? तो ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि तरल अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? तरल में है। और ये कर रहा है हमारी बॉडी से कनेक्ट हुआ है ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है? जैसे हार्ट से वो ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? उत्तकों को कनेक्ट कर रहा है। तो जो ब्लड है वो क्या है? हमारा टिश्यू है। और कैसा टिश्यू है? तरल स्योजी उत्तक। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपका ब्लड क्या होगा? तरल स्योजी उत्तक होगा। ब्लड कैसा होता है? तरल स्योजी उत्तक होता है। अब उसके बाद देखो, ब्लड का पीएच। आपका एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच कितना है। तो ब्लड का पीएच फिक्स है 7.4, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल फिक्स। फिक्स कितना है? 7.4। अब देखो पीएच है ना, जो पीएच क्या होता है, जैसे मान लो कि पीएच है 0 से लेकर के स्टार्ट होकर के 14 तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 14 तक। 0 से 14 तक। और बीच में आता है 7। बीच में आता है 7। अब देखो 0 से लेकर 7 तक के जो रहेंगे ना, उनको क्या बोलेंगे? अम्लीय। जिनका पीएच का मान 0 से 7 तक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अपने अम्लीय। और जिनका मान 7 से लेकर के 14 के बीच में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अपने क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय। अब देखो जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना है? मैंने आपको बोला ब्लड का पीएच मान ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, फिक्स कितना है? 7.4। देखो 7.4 कहाँ पे आएगा? यहाँ 7 है और यहाँ 14 है, इसके यहाँ पे पास में आएगा। पास में आएगा तो देखो 7 से ऊपर वाले क्या है? क्षार हैं, है ना। 7 से ऊपर वाले क्या हैं? हमारे क्षार हैं। तो ब्लड कैसा होगा? ये होगा हल्का क्षारीय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड की प्रकृति कैसी होती है। आपको ऑप्शन में देगा क्षारीय होती है, हल्की क्षारीय होती है, अम्लीय होती है या हल्की अम्लीय होती है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? हल्का क्षारीय। ब्लड कैसा होता है? ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय। तो ये क्या है? पीएच पैमाना है। और पीएच पैमाने की खोज किसने की? यहाँ से पीएच से मुझे याद आया कि आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है। और जो आपका पीएच टॉपिक है ये हम अलग से भी डिस्कवर, मतलब कि अलग से भी आपको करवा देंगे। और एक यहाँ पे ये बात है कि पीएच की खोज किसने की है? पीएच पैमाना किसने दिया है? तो वो दिया है सोरेनसन ने। किसने दिया है? पीएच पैमाना किसने दिया है? सोरेनसन ने। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था जब मैंने आपको साइंस के लिए बताया था कि लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। किसी भी चीज़ का अपने अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या लग जाता है? लॉजी। अब देखो बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवों का अध्ययन। उसके बाद मैंने बताया ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। इसी प्रकार किसी के भी अंत में लग जाएगा लॉजी तो वो क्या हो जाएगा? उसका अध्ययन। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। अब देखो ब्लड को हम साइंस की टर्म में क्या बोलते हैं? हिमेट। ब्लड को साइंस की टर्म में क्या बोलते हैं? हिमेट। तो अब देखो इसके पीछे क्या लग जाएगा? लॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन। तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा? देखो यहां पे लिख लो, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अब देखो ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारा जो ब्लड है, ब्लड में क्या क्या पाई जाती है? ब्लड में एक तो पाई जाती है आरबीसी। क्या पाई जाती है? आरबीसी। एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। और एक अन्य चीज़ जो पाई जाती है वो क्या है? प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स। PLATELETS। प्लेटलेट्स या फिर हिंदी में आप इसको बोलोगे बिंबाणु। बिंबाणु भी लिख देता हूँ, बिंबाणु।
ब्लड में क्या पाई जाती है, ये 3 चीज़ें पाई जाती है। अब आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका। और प्लेटलेट्स है, इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। तो देखो, अब जो ब्लड है, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, ब्लड हमारी बॉडी में बन रहा है तो इसका निर्माण कहाँ होगा, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। अब देखो, यदि ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, आरबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती है तो आरबीसी का निर्माण भी कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण भी कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा में। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। जो जो चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है उन सभी का निर्माण कहाँ पे हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। तो ये थी आपकी ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं हमारे आगे। अब देखो, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कितना पाया जाता है। तो देखो, जो आदमी एक तो ब्लड पाया जाता है वजन के हिसाब से, और एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसमें कितना पाया जाता है, उसमें पाया जाता है 5 से 6 लीटर। और नॉर्मल इंसान में ब्लड पाया जाएगा 5 से 6 लीटर। और वैसे कितना पाया जाएगा, शरीर के भाग का 7%। यदि मान लो किसी व्यक्ति का वेट कितना है, 200 किलो है। यदि किसी व्यक्ति का वेट कितना है, 200 किलो। 200 किलो तो ज़्यादा हो गया ना, आप 200 किलो ना लेकर के 100 किलो ले लो। यदि किसी व्यक्ति का वेट कितना है, 100 किलो है, कितना है, 100 किलो। अब 100 किलो है तो उसमें वेट का कितना पाया जाता है, 7% पाया जाता है। तो उसमें कितना हो जाएगा, 7 लीटर। कितना हो जाएगा, 7 लीटर। यदि किसी का वेट 100 किलो है तो उसका ब्लड कितना हो जाएगा, 7 लीटर। ठीक है, 7 क्या होगा, लीटर। यहाँ केजी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7 लीटर। क्या आएगा, 7 लीटर। 7 लीटर क्या हो जाएगा, ब्लड। यदि उसका वेट कितना है, यदि उसका वेट है 100 किलो है उसका वेट, तो उसमें जो ब्लड होगा वो कितना हो जाएगा, 7 लीटर। कितना हो जाएगा, ब्लड 7 लीटर। और नॉर्मल मनुष्य में कितना पाया जाता है, नॉर्मल मनुष्य में पाया जाता है 5 से 6 लीटर। नॉर्मल मनुष्य में तो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। और बॉडी के भाग का कितना हो जाएगा, शरीर के भाग का 7%, यानी कि जो उसका वेट है उसका 7%। तो ये क्या आ जाएगा, 7 लीटर। अब उसके बाद देखो, जो हमारा ब्लड है, ब्लड क्या है, हमारा बेरोजगार है। ब्लड क्या है, बेरोजगार है। पर ये खुद तो बेरोजगार है, इसने क्या किया है, 3-3 भागों को, 3-3 अंगों को क्या दिया हुआ है, काम दिया हुआ है। इसने क्या किया है, 3-3 अंगों को काम दिया हुआ है। अब देखो, अपना वो ऐतिहासिक चित्र जो मैंने आपको बताया था क्लास में, क्या देखो, यही यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये वाला चित्र जो अपनों ने क्लास में बनाया था। अब देखो, जो ये हमारे क्या हो गया, एक डायग्राम हो गया। इसमें ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया हार्ट। ये क्या आ गया आपका, हार्ट। मैं इसको रंगीन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपका क्या है, हार्ट। ठीक है। अब देखो, ब्लड ने 3 बंदों को काम दे रखा है। आप तो क्या है, बेचारा बेरोजगार है, और इसने 3-3 बंदों को काम दे रखा है। सबसे पहले आ गया हार्ट। हार्ट को अपने क्या बोलते हैं, दिल। हार्ट को अपने क्या बोलते हैं, दिल। तो अपने देखो यहाँ पे दिल बनाते हैं ना, जो ये वाला दिल बनाते हैं। देखो अपने, ये दिल कौन सा है, ये दिल है आपका प्यार वाला दिल। कौन सा, प्यार वाला दिल। वास्तव में दिल की शेप ये नहीं होती है। तो आप ये रक्त में ना आगे अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट की शेप कैसी होती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये वाला दिल ऐसा नहीं होता, दिल आपका अलग होता है। जो साइंस वाला जो अपने दिल अंदर है वो उसकी शेप अलग होती है, ये नहीं होती है। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे हार्ट के अंदर। जो ब्लड ने काम दे रखा है, हार्ट को क्या दे रखा है, हार्ट हमारा क्या करता है, यानी कि हमारा दिल क्या करता है, दिल कोई फालतू के काम नहीं करता। इसका काम तो बेचारे का क्या है, रक्त को पंप करना। तो ब्लड तो हमारा क्या कर रहा है, रक्त को पंप कर रहा है। रक्त को कहाँ भेज रहा है, बॉडी के अंदर भेज रहा है। हार्ट से कहाँ पे भेज रहा है, बॉडी के अंदर भेज रहा है रक्त को। और उसके बाद आ गई आपकी किडनी। देखो, हमने डायग्राम बनाया था, तो उसमें देखो ये आपकी क्या होगी, किडनी। ये क्या होगी, देखो आपको रेड कलर में शो कर रहा हूँ मैं, ये क्या होगी आपकी किडनी। अब किडनियों का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, शुद्धिकरण करना। किसका काम करना, शुद्धिकरण का काम करना। शुद्धिकरण, किसका शुद्धिकरण करेगा आपका, ये करेगा रक्त का शुद्धिकरण। किडनी क्या करती है, हमारी रक्त का शुद्धिकरण करती है। किडनी का क्या काम है, रक्त का शुद्धिकरण करना। और उसके बाद हमारे आगे फेफड़े, क्या आगे हमारे फेफड़े। अब फेफड़ों का क्या काम होता है, फेफड़े का काम होता है रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना किसका काम है, लंग्स का, यानी कि फेफड़े का। अब देखो, रक्त बेचारा क्या है, बेरोजगार है, और इसने कितने लोगों को काम दे रखा है, 3-3 लोगों को काम दे रखा है। पहला तो काम हो गया, इसको हार्ट को दे रखा है। तो हार्ट क्या करता है, रक्त को पंप करता है।
और शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी हमारी जो रक्त का शुद्धिकरण करती है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कौन मिलाता है रक्त में? फेफड़े जो ऑक्सीजन को रक्त में मिला देते हैं। और उसके बाद देखो आगे हमारा आ गया ब्लड है। ब्लड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो होगी प्लाज्मा और एक होगी कणिकाएं। कौन कौन सी? एक तो हो गया प्लाज्मा और एक होगी कणिकाएं। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में प्लाज्मा की कितनी परसेंटेज है, तो प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है? 55% हमारी बॉडी में प्लाज्मा पाया जाता है। और कणिकाएं कितनी पाई जाती है? 45%, यानी कि 45% आपकी क्या आ गई? कणिकाएं आ गई। अब देखो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पानी। पानी कितना पाया जाता है? 90%। और ये जो 90% है ना, ये 55 का 90% है, यानी कि आपकी प्लाज्मा 55% पाई जाती है, तो 55 का 90% कितना रहता है? पानी रहता है। और उसके बाद आ गया प्रोटीन। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 7%। और मैंने आपको प्रोटीन के बारे में क्या बताया था? हमारा जो अमाशय है यानी कि पेट में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो होता है रेनिन, और एक होता है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। अब देखो रेनिन का क्या काम करता है, और पेप्सिन क्या काम करता है? देखो रेनिन तो हमारा क्या करता है? दूध का पाचन करता है। किसका काम करता है? दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। दूध का पाचन हमारा रेनिन करता है। और पेप्सिन, पै से क्या आ गया? पेप्सिन। पै से प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? वो करता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का। और अब देखो, अब हमारी कणिकाएं आ गई। कणिकाएं कितनी होती हैं? एक तो होगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये किस में पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे कि क्या कैसा होता है, आरबीसी का कलर कैसा होता है, आरबीसी है उसका क्या काम है और कहाँ पे बनती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। उसमें से 90% इसमें जल पाया जाता है और 7% प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो एक नई बात आ गई यहाँ पे, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी होती है एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र करना। एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र करना। अब देखो जब अपने यहाँ पे कोरोना वायरस आ गया था, कोरोना वायरस, ठीक है, VIRUS, जब कोरोना वायरस आया था तो पहले क्या, कोरोना की कोई दवाई नहीं आई थी। तो क्या, जैसे मान लो कि कोई बंदा है, ठीक है, उसको क्या है, कोरोना वायरस हो गया। इसको क्या हो गया? कोरोना वायरस हो गया। अब कोरोना वायरस होने के बाद इसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो गई, यानी कि कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है वो इसके ब्लड में जनरेट हो गई। अब ये बंदा कोरोना वायरस से ठीक हो गया, मतलब कि कोरोना के विपरीत इसके अंदर एंटीबॉडी आ गई और उसने क्या किया? कोरोना को नष्ट कर दिया, यानी कि ये कोरोना से क्या हो गया? ठीक हो गया। अब इसके ब्लड में क्या आ गई? एंटीबॉडी आ गई। क्या आ गई? एंटीबॉडी। अब मान लो कोई अन्य बंदा है, ठीक है, अन्य बंदा है, उसको क्या आ गया? उसको भी कोरोना वायरस से वो ग्रसित हो गया। अब ये बंदा है, ये भी क्या हो गया? कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया। अब इस बंदे का जो ब्लड है, ब्लड में एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी को निकाल करके इसमें डाल देंगे। किस में डाल देंगे? इसमें डाल देंगे, ताकि ये भी किससे लड़ सके? कोरोना वायरस से ये लड़ सके और कोरोना वायरस का खात्मा कर सके। और यदि इसकी एंटीबॉडी इसके अंदर डाल देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र। समझ में आई ना? एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र किस में करते हैं? प्लाज्मा थेरेपी में। कोरोना वायरस जब आया था तो उसका प्लाज्मा निकाल करके उसके अंदर डाल रहे थे ना, तो वो क्या थी? हमारी प्लाज्मा थेरेपी थी। और उसमें क्या हो रहा था? एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र हो रहा था। अब देखो हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा होता है, उसमें से एक जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है वो बाहर निकाल लेते हैं। फाइब्रोनोजन प्रोटीन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है सीरम। यदि प्लाज्मा में से हम फाइब्रोनोजन निकाल देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? हमारा बच जाएगा सीरम। अब देखो जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है ये क्या काम करता है? ये है जो हमारी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। फाइब्रोनोजन का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। फाइब्रोनोजन का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। अब देखो प्लाज्मा में से हमारा फाइब्रोनोजन निकल गया तो क्या बच जाता है? उसको बोलते हैं अपने सीरम। प्लाज्मा में से यदि फाइब्रोनोजन निकल गया तो उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपने सीरम। अब जो सीरम है, अब सीरम सीरम में से क्या निकल गया? फाइब्रोनोजन निकल गया। और फाइब्रोनोजन किस लिए काम आता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए। तो अब सीरम में क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। सीरम में क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि इसमें से क्या निकल गया?
प्लाज्मा में से जो हमारा फाइब्रोनोजन निकल गया तो निकल जाएगा तो उसको अपने सीरम बोलेंगे। और अब सीरम में फाइब्रोनोजन तो है ही नहीं, तो फाइब्रोनोजन नहीं है तो इसमें क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब देखो हमारे जो ब्लड के अंदर एक तो आरबीसी पाई जाती थी और एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती थी और प्लेटलेट्स पाई जाती थी। अब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे कि आरबीसी है उसका दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये सब बातें हमने करने जा रही हैं। तो पहले हमारा क्या आ गया, पहले आ गया हमारा आरबीसी। और आरबीसी के बारे में मैंने आपको क्लास में सब कुछ पढ़ा रखा है। और आरबीसी का पूरा नाम क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। अब देखो एरिथ्रो का क्या मतलब होता है, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, लाल। तो आरबीसी का पूरा नाम क्या हो गया, लाल रक्त कणिका, यानी कि रेड ब्लड सेल। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आरबीसी का पूरा नाम बताओ, तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका किसको बोलते हैं, आरबीसी को। और उसके बाद देखो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। अब देखो आरबीसी है वो कहाँ पे बनती है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, देखो निर्माण तो कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। और कब्रिस्तान कहाँ है इसका, कब्रिस्तान है इसका प्लीहा। प्लीहा यानी कि तिल्ली। तो आरबीसी है वो कहाँ पे आके शांत हो जाती है, एस से शांत हो जाती है। कहाँ पे शांत हो जाती है, स्प्लीन यानी कि तिल्ली में। तिल्ली को अपने प्लीहा भी बोलते हैं। ये दो बातें याद रखना, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, स्प्लीहा या फिर तिल्ली। ठीक है। अब देखो जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी में जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये चीज़ याद रखना कि किस में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में। आपका आंसर क्या होगा, आरबीसी में। आरबीसी में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अब इसका अपवाद है, यदि साइंस को कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान ने पहले से ही एक अपवाद बना दिया, साइंस के लिए क्वेश्चन बना दिया कि आपका क्वेश्चन आएगा किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा, देखो लामा क्या होता है, लामा मान लो कि जो विदेश का ऊंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लामा। ये भी ऊंट की तरह ही होता है। तो विदेश का ऊंट क्या हो गया, वो उसको बोलेंगे आप अपने लामा। अब इसके बाद देखो, अब देखो मैंने आपको आरबीसी के बारे में पढ़ा दिया। आरबीसी के बारे में जो जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सभी करवा दिए हैं। तो सबसे पहले आरबीसी का नाम क्या है, दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, तिल्ली या फिर प्लिया। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और अपवाद क्या है, किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखो यहाँ से मेरे को दो रोगों के नाम याद आ गए। एक तो हो गया मलेरिया और एक हो गया थैलीसीमिया। अब जो मलेरिया होता है, मलेरिया में जो आपका अंग प्रभावित होता है वो कौन सा प्रभावित होता है, ये मैंने आपको रोगों में भी बताया था। मलेरिया में आरबीसी या फिर प्लिया है वो प्रभावित होता है। मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी या प्लिया प्रभावित होता है। अब उसके बाद आपका सेकंड रोग है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया में क्या हुआ, थैलीसीमिया में ना यदि कोई व्यक्ति थैलीसीमिया का रोगी हो जाता है तो उसका आरबीसी का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता, उसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता। अब एक अन्य रोग है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब इसको अपने तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हिम और ग्लोबिन। अब इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है लोहा। हिम का मतलब क्या होता है, लोहा। तो आपके जो रक्त में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और लोहे को कैसे शो करते हैं, लोहे को करते हैं Fe से शो। Fe से किसको शो करते हैं, लोहे को।
अब हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है लोहा, और ये आपके कहाँ पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है। अब देखो आपसे पूछूं मैं कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, और जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हीमोग्लोबिन का कार्य बताओ क्या है, तो आप कहोगे कि हीमोग्लोबिन का कार्य यह है, इसके कारण क्या है, ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। पर ये क्या है, ये आपका आंसर गलत है। हीमोग्लोबिन से ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है, पर इसका कार्य नहीं है ये, ठीक है, इसका कार्य नहीं है। हीमोग्लोबिन का कार्य ये नहीं है कि रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, पर वो हीमोग्लोबिन का कार्य नहीं है। इसका कार्य तो क्या है, ये तो बेचारा क्या कर रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। रक्त में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब देखो कोई एक बंद रूम है, एक क्या है, रूम है, वो चारों तरफ से क्या है, बंद है, ठीक है, एक रूम है वो चारों तरफ से क्या है, बंद है। अब उसमें क्या सोया हुआ है, एक लड़का सोया हुआ है, उस रूम के अंदर एक लड़का सोया हुआ है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब देखो ये लड़का बंद रूम के अंदर सोया हुआ है और ठंड का मौसम है। कैसा मौसम है, ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम है, इसने क्या किया, इसको ठंड लग रही थी, उसने क्या किया, अंदर की ओर क्या जला ली, एक अंगीठी जला ली। क्या जला ली, अंगीठी। किस लिए जला ली, ताकि इसने सोचा कि ठंड का मौसम है तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं अंगीठी जला लेता हूँ, ताकि ऊष्मा आती रहेगी, यानी कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा ताकि मुझे ठंड ना लगे। अब देखो, अब जलने के लिए सहायक गैस कौन सी होती है, जलने के लिए सहायक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, जलने के लिए कौन सी गैस सहायक है, ऑक्सीजन। तो O2 से अपने लिखते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ये 2 है ना, 2 का मतलब क्या होता है, डाई। 2 का मतलब क्या होता है, डाई। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। जलने के लिए सहायक कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। अब देखो, अब ये अंगीठी यहाँ पे जल रही है, अंगीठी यहाँ पे जल रही है, तो इसमें इसको जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। अब ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलेगी, देखो कमरा तो पूरा बंद है और इसका गेट भी बंद हो गया कमरे का, पूरा ये कमरा बंद है। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो जितनी भी ऑक्सीजन कमरे में होगी वो कौन कंज्यूम कर रही है, वो आपकी कंज्यूम कर रही है अंगीठी। कौन कर रही है, अंगीठी। और कुछ थोड़ी बहुत अपना ये क्या है, ये ले ही जा रहा है, बंदा जो इसमें सोया हुआ है वो भी इसमें कुछ ऑक्सीजन लेके जा रहा है। अब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब सारी जो कमरे में जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब क्या है कि सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ये रसगुल्ला अपना क्या कर रहा है, फ़ोन पे बातें कर रहा है। तो फ़ोन पे बातें करता करता क्या कर रहा है, सो रहा है, साथ में सो रहा है। अब ये बंदा है ना, जो ऑक्सीजन इसको मिल नहीं रही, और ये सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, अंगीठी में जा रही है, और कमरे में भी ऑक्सीजन क्या होगी, ख़त्म हो गई। अब ये सोया का सोया ही रह जाएगा। अब क्या होगा, ये सोया का सोया रह जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि सारी ऑक्सीजन किसने ले ली, अंगीठी ने ले ली या कुछ रसगुल्ले ने ले ली। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई भी ऑक्सीजन बची नहीं है, और अधिकता किसकी हो जाएगी। अब ये जो अपना अंगीठी है, अंगीठी से कैसी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको किसे शो करते हैं, CO से। CO से किसको शो करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो किसको बोलते हैं, एक को। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई भी नहीं है, तो एक ही अणु है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे क्या होगा, जब ये व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है तो इसके ब्लड में क्या चली जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसको क्या आएगी, मीठी मीठी नींद आएगी। मीठी मीठी नींद तो क्या, इसको मीठी मीठी मौत आएगी। क्या आएगी, मीठी मीठी मौत, ठीक है। अब इसी को अपने क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर गैस कौन सी होती है, हमारी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। आपके इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि किस गैस को अपने साइलेंट किलर बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अपने कार्बन मोनोऑक्साइड को। और ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। अब देखो ये थी आपकी RBC के बारे में बातें, जो RBC के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हमारा सेकंड क्या आ गया, सेकंड आ गया हमारा WBC। तो WBC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, क्या है, वाइट ब्लड सेल। WBC की फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। क्या है, श्वेत रक्त कणिका। अब देखो इसका दूसरा नाम क्या है, जैसे RBC का दूसरा नाम क्या था,
एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब क्या होता था, लाल। और WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको का मतलब होता है वाइट। ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट। वाइट हो गया ल्यूको का मतलब, और साइट का मतलब हो गया सेल। तो श्वेत रक्त कणिका कौन सी हो जाएगी आपकी, WBC। और WBC का अन्य नाम क्या हो गया, ल्यूकोसाइट। अब देखो RBC में तो केंद्रक नहीं पाया जाता था, RBC में जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता था। और किसकी RBC में केंद्रक पाया जाता था, लामा की और ऊंट की। लामा की और ऊंट की RBC में क्या है, केंद्रक पाया जाता था। ठीक है। अब जो WBC है, WBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। देखो RBC में तो क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता था, ऊंट और लामा की RBC में केंद्रक पाया जाता था। ये क्या थी, अपवाद थे। अब WBC है, WBC में तो क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखो WBC में ना एक T लिम्फोसाइट पाई जाती है। WBC में क्या पाई जाती है, T लिम्फोसाइट पाई जाती है। और जो ये T लिम्फोसाइट है ना, ये क्या होती है, जब एड्स रोग होता है ना, एड्स रोग में जो आपका एड्स रोग आएगा तो वो सीधा किस पे अटैक करेगा, T लिम्फोसाइट पे अटैक करेगा, T लिम्फोसाइट को नष्ट कर देगा। और यदि आपकी T लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती है तो आप किससे रोगी हो जाते हो, एड्स से रोगी हो जाते हो। अब जो T लिम्फोसाइट है, इसका पालन पोषण कहाँ पे होता है, इसका पालन पोषण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर। इसका पालन पोषण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर आपका T लिम्फोसाइट का पालन पोषण होता है। अब WBC क्या करता है, WBC हमारा बाहर से आने वाले रोगों से क्या करता है, लड़ाई करता है। मतलब कि हमें, जैसे मान लो कि आपको बाहर से कोई रोग आ रहा है, जैसे आप बाहर से मलेरिया आ रहा है, तो मलेरिया है तो WBC क्या होगा, उससे लड़ेगा। यदि आपकी WBC स्ट्रॉन्ग है तो मलेरिया उसको लड़के उसको समाप्त कर देगा, यानी कि आपको मलेरिया नहीं होने देगा। और यदि आपकी WBC स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगा, वो मलेरिया रोग आपको आ जाएगा। अब देखो WBC का क्या काम पता लगा हमें, ये हमारी शरीर की किससे करता है, रोगों से रक्षा करता है। तो इसको क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ये प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है, यानी कि हमारी क्या रक्षा करता है। अब देखो देश की रक्षा कौन करते हैं, देश की रक्षा सैनिक करते हैं। और WBC है वो किसकी रक्षा कर रही है, हमारे शरीर की रक्षा कर रही है। तो इसी को WBC को क्या बोला जाता है, WBC को बोला जाता है शरीर का सैनिक। शरीर का सैनिक किसे कहते हैं, WBC को। तो ये आपकी बातें थी जो ये WBC में इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि WBC का दूसरा नाम क्या है, WBC का दूसरा नाम हो गया ल्यूकोसाइट। और WBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, बल्कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC में अपवाद क्या है, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा की RBC में केंद्रक पाया जाएगा। और उसके बाद आपका आ गया T लिम्फोसाइट। WBC में क्या पाई जाती है, T लिम्फोसाइट पाई जाती है। T लिम्फोसाइट का पालन पोषण कहाँ पे होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। और WBC को क्या बोलते हैं, शरीर का सैनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीर का सैनिक। अब हमारी थर्ड नंबर पे क्या आ गई, थर्ड नंबर पे आ गई हमारी बिंबाणु। बिंबाणु है वो भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, कणिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड में पाए जाते हैं। अब देखो इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसको अपने प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। बिंबाणु का अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, या फिर इसको अपने प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। अब मैंने आपको जब बीमारियां पढ़ाई थी तो बीमारियों में मैंने आपको बताया था कि जो मलेरिया रोग होता है उसमें क्या हो जाती है, और जो आपका मलेरिया रोग होता है उसमें क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे अपने क्या बात कर रहे हैं, हम बिंबाणु की बात कर रहे हैं। तो बिंबाणु में क्या होता है, बिंबाणु में जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। बिंबाणु का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। और डेंगू में क्या होता था, डेंगू में जो प्लेटलेट्स है वो हमारी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। ये बात मैंने आपको लिखाई थी जब रोगों में बताया था। डेंगू में क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और इसको क्या बताया जाता है, इस बंदे को बताया जाता है बकरी का दूध, बकरी का दूध पिलाना बताया जाता है। अब देखो इसमें जो WBC है या प्लेटलेट्स है, इसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। और मैंने जब आपको रोग पढ़ाए थे उसमें एक पढ़ाया था हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, उसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। और ये जो हीमोफीलिया रोग है ये सबसे पहले किसे हुआ था, ये हुआ था ब्रिटेन की महारानी को। ब्रिटेन की
महारानी को। किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी को। इसीलिए इसी को क्या बोले जाते हैं? इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज़ या फिर शाही रोग। शाही रोग किसे बोलते हैं? हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं? शाही रोग। और इसकी वाहक कौन होती है? वाहक होती है स्त्री। वाहक तो होती है स्त्री। और इससे प्रभावित कौन होता है? प्रभावित होता है पुरुष। हीमोफीलिया रोग में प्रभावित कौन होता है? पुरुष। और वाहक कौन होती है? वाहक होती है स्त्री और प्रभावित होता है पुरुष। तो बिंबाणुओं में मैंने आपको ये बातें बता दी, तो ये बातें आपकी इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको एक रोग के बारे में बता दिया, जो रोग आपका जिसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखो, रक्त का थक्का नहीं जमता वो तो होगी हीमोफीलिया रोग। अब रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन कौन है? एक तो हो गया आपका फाइब्रोनोजन, जो मैंने आपको बताया था कि यदि अपने प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन निकल जाता है, फाइब्रोनोजन है जो प्लाज्मा में से निकल गया, तो क्या बच जाएगा? हमारा क्या बच जाएगा? सीरम बच जाएगा। ठीक है। अब सीरम में क्या होता है? फाइब्रोनोजन किस लिए काम आता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए। यदि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन निकल गया तो हमारा क्या बच जाएगा? सीरम बच जाएगा। और इस सीरम में क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा फाइब्रोनोजन और एक होगा थ्रोम्बिन। ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों के दोनों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और इसके अलावा एक विटामिन के से क्या बढ़ाता है? के फॉर खून। के से हो गया खून। तो खून में रक्त का थक्का है वो नहीं जमता, तो वो किसके कारण नहीं जमता? विटामिन के की कमी के कारण। अब जो रक्त का थक्का है वो जमने का टाइम कितना होता है? 2 से 5 मिनट के अंदर आपका रक्त का थक्का जम जाता है। और इसके बाद आप एक याद रखो, ये तो हो गया अपना रक्त का थक्का जमाने में सहायक। अब देखो, एक है रक्त का थक्का जमाने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन। हिपेरिन क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाने से रोकता है। हिपेरिन में देखो, हिप से याद रखो, हिपेट। अब हिपेट किसको बोलते हैं? अपने हिपेट साइंस की लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? लीवर को। ठीक है, लीवर को। आपको मैंने बताया था कि हिपेटोलॉजी किसे बोलते हैं? लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। ठीक है। हिपेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी, इसमें ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। हिपेटो है, ये हिमेटो है। ठीक है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा? लीवर का अध्ययन कहलाएगा हिपेटोलॉजी और रक्त का अध्ययन कहलाएगा हेमेटोलॉजी। अब देखो, हिपेट से अपने को याद आ रहा है, तो हिपेट किसकी टर्म होती है? लीवर की टर्म होती है। तो जो हिपेट है, हिपेरिन है, वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है हमारे लीवर के अंदर। और ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। तो ये रक्त का थक्का नहीं बनाने देता। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें आपको मैंने रक्त के बारे में सारा नॉलेज दे दिया है। रक्त से जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम अगली क्लास में करेंगे रक्त के बारे में आगे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त से रिलेटेड जितना भी है वो हम 1-2 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो आज आपके लिए इतना ही है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।